मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण। आज हम समुद्र गुप्त के विषय पर आप सबों से चर्चा करेंगे। समुद्र गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर आसीन हुए। वह अपने पिता द्वारा उत्तराधिकारी मनोनीत किए गए थे। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि आरंभ में उसने अपने भाई काचगुप्त और उनके साथियों से उत्तराधिकारी के लिए काफी संघर्ष हुआ था। वह बचपन से ही विद्यानुरागी, वीर, साहसी, नीति कुशल एवं अस्त्र शस्त्र विद्या में प्रवीण होने के साथ साथ प्रतिभा संपन्न एवं होनहार युवक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के अंदर इतने अच्छे गुण होने के कारण उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उन्हें सिंहासन रूढ़ किया गया। ये काफी प्रतिभावान थे, कुशल शासक के रूप में थे, अस्त्र शस्त्र के काफी जानकार थे और नीति निर्धारण में भी इनकी कोई सानी नहीं थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना का श्रेय तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, लेकिन उसके संवर्धन और विस्तार कार्य का उसके विस्तार में समुद्रगुप्त ने ही किया। समुद्रगुप्त एक महान सैनिक था। उसका शासनकाल विस्तृत सैनिक अभियानों से भरा हुआ है। समुद्रगुप्त के बहुत से अभिलेख उपलब्ध हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा समुद्रगुप्त के बहुत सारे अभिलेख सुरक्षित हैं। इनसे एक और तो उनके सैनिक अभियान की जानकारी भी मिलती है और दूसरी ओर उनकी प्रतिभा भी व्यक्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? यह अभिलेख समुद्रगुप्त काल की इतिहास की घटनाओं का दर्पण है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रची गई थी, जो समुद्रगुप्त का कुमारामात्य और संधि विग्रही था। इस प्रशस्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रेरणा से इस प्रशस्ति का निर्माण किया था। इसमें उसने विजयों की विस्तृत श्रृंखला की विवेचना मिलती है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की विस्तृत जानकारी इसमें मिलती है। साथ ही समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व की झलक भी इसमें मिलती है। यह प्रशस्ति इलाहाबाद के किले में स्थित स्तंभ पर है। इस स्तंभ के उत्कीर्ण लेखों पर यह विरोधाभास है कि अशोक के शांतिप्रद आचार उपदेशों के साथ ही समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों का भी इसमें वर्णन है। किसके साथ? इस
जो शांतिप्रद जो उसमें जो लिखा हुआ है उसमें अशोक की बातों को भी उसमें लिखा गया है। समुद्रगुप्त के भी सैनिक विजयों का इसमें वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधिवी ग्राहक कुमारामात्य दंडनायक हरिसेन ने की, जो ध्रुव भूमि का पुत्र था। मूल अवस्था में वह स्तंभ कौशाम्बी में स्थित था। वहां से दिल्ली के किसी मुस्लिम शासक के समय में वह उठाकर प्रयाग लाया गया था। इसे गंगा यमुना तट स्थित दुर्ग में स्थित किया गया, जहां वह आज भी है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रकालीन राजनीतिक स्थिति का अभिज्ञान होता है, इसलिए इसे गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत भी माना गया है। एरन लेक, एरन लेक से इसमें क्या पता चलता है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन नामक ग्राम में गुप्तकालीन अभिलेख मिला है। इसमें एरन प्रदेश को समुद्रगुप्त के अधिकार क्षेत्र में माना है। नालंदा का ताम्रफलक, यह लेख 11.5 इंच लंबे और 9 इंच चौड़े ताम्रफलक पर अंकित है। यह नालंदा के विहार के उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ था। नालंदा का जब खनन किया गया उसमें ये ताम्रफलक प्राप्त हुआ था। ये 11 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा ताम्रफलक है। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के 5वें वर्ष में जय भट्ट स्वामी नामक ब्राह्मण को भूमि दान दिया था। गया के ताम्रफलक में क्या है? यह लेख 8 इंच लंबे और 7 इंच से कुछ अधिक चौड़े ताम्रफलक है। एक और अंकित है। इसे कर्णिंगम में कहा गया में प्राप्त किया गया था, जिसकी सूचना 1883 ईस्वी में प्रदान की गई। इसमें उल्लेख है कि समुद्रगुप्त के 9वें वर्ष में गया के अंतर्गत खेतिक ग्राम निवासी ब्राह्मण गोपदेव स्वामी को भूमि दान दिया है। क्या मुद्राएं थी? समुद्रगुप्त के अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। समुद्रगुप्त के समय का कई तरह की मुद्राएं प्राप्त हुई है। बयाना, बनारस, जौनपुर, बोधगया आदि स्थानों से ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? बयाना, बनारस, जौनपुर, बोधगया, इन सारे स्थानों से उस समय के मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें गरुड़, धनुधर, परशु, अश्वमेध, व्याघ्र, निहांता एवं बीना से अंकित मुद्राएं उल्लेखनीय हैं। समुद्रगुप्त की मुद्राओं में विविधता दिखाई देती है। गरुड़, धनुधर एवं परशु अंकित मुद्राओं को समुद्रगुप्त ने प्रचलित किया। कई विद्वान इन मुद्राओं का संबंध नाग शक्तियों, नागसेन, गणपति नाग के उन्मूलन से जोड़ते हैं। अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं उसके दिग्विजय की ओर संकेत करती है। इन मुद्राओं से समुद्रगुप्त की अभिरुचियों, तत्कालिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। समुद्रगुप्त की प्रत्येक मुद्रा उसके शासन काल के किसी न किसी पक्ष को अवश्य उजागर करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से वे बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का चित्र ये प्रस्तुत करती है कि इनके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के विजय अभियान व्यक्तिगत अभिरुचियों, साम्राज्य सीमा, तत्कालीन और धार्मिक एवं आर्थिक स्थितियों के परिज्ञान के संदर्भ में मुद्रा का महती योगदान है। उनके मुद्राओं से समुद्रगुप्त के विजय अभियान, उसकी अपनी अभिरुचि, साम्राज्य सीमा की विस्तार, तत्कालीन धार्मिक विकास
आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। यह बात इन सारी मुद्राओं से स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के चीज़ों का वर्णन किया गया है, दर्शाया गया है। ये मुद्राएं बयाना से लेके बोध गया तक कई जगह प्राप्त हुई हैं, और इसमें जो चित्रों का प्रयोग किया गया है वो भिन्न भिन्न मुद्राएं में उल्लेखित हैं। तो इन सारी बातों से यह स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था 335 से लेके 380 ईस्वी तक, उसमें उनके द्वारा काफ़ी कार्य किए गए। आगे कुछ और विषयों पर हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के विषय में। आज इतना ही। धन्यवाद।